नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू ने अपनी बीएससी बायोलॉजी की ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ कर दी है, तो उसी के बारे में अभी हम लोग बात करने जाएंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस पे डिस्प्यूट है, आप सभी ने भी देखा होगा, आप लोग काफ़ी पैनिक भी हुए होंगे। बीएचयू ने इस बार 20 क्वेश्चन में काफ़ी बड़ी गलती कर दी है, जिसमें से कि 19 क्वेश्चन तो सिर्फ बायोलॉजी सेक्शन में गलत कर दिए हैं। इतना बड़ा मतलब 50 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन गलत करना बहुत बड़ा, मतलब इसे हम ब्लंडर मिस्टेक कह सकते हैं कि ऐसा किया गया है। ऐसा इन लोगों को एक बार कम से कम सोचना चाहिए था, क्योंकि बच्चे क्या है वो ऑफिशियल आंसर की जब देखते हैं तो उसी से अपने मार्क्स वो लोग जो है जोड़ते हैं, और उसके बाद फिर इसके कारण कई बच्चे जो हैं पैनिक हो गए होंगे। तो आप किन किन क्वेश्चनों को जो है चैलेंज कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जो भी क्वेश्चन डिस्प्यूट में है उसके आंसर्स बीएचयू ने क्या दिए हैं और हमारी टीम ने उसका क्या आंसर दिया है, हमारे बीएचयू वर्ल्ड ने उसका क्या आंसर दिया है, तो उनके मैं आपको बताऊंगा और बाकायदा मैं सही आंसर के लिए आपको उसका प्रूफ भी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन जिन पे कि डिस्प्यूट है। तो देखिए, सबसे पहले हम केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है उसको लेते हैं, जिसका कि बीएचयू ने गलत आंसर दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई को उनके घटते क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप सभी जानते हैं कि सबसे जो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर कौन आता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें तो क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो सिंगल बॉन्ड का अगर हम देखें तो सिर्फ हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये जो है आना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन जो है सबसे आगे 2 में है, जो कि ऑप्शन 3 और 4 है इस सेट में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड है फर्स्ट ऑप्शन में, और डबल बॉन्ड है फोर्थ ऑप्शन में, और ट्रिपल बॉन्ड है सेकंड ऑप्शन में। तो सबसे पीछे कौन आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे कम होती है। ठीक है, तो सबसे पीछे सेकंड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन में सेकंड जो है सबसे पीछे है। तो कुल मिलाकर के आपको जो है इसमें डाउट रह गया फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में। तो इसमें देखिए, सबसे जो यहाँ पे जो कैरेक्टर आता है ये आप देखते हैं कि बेंजीन के अंदर क्या होता है? रेजोनेंस होता है, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होता है यहाँ। तो रेजोनेंस के दौरान क्या होता है देखिए कि जैसे ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए, ठीक है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और फिर ये सिंगल बॉन्ड है, और फिर ये डबल बॉन्ड है। तो आप जानते हैं अल्टरनेटिव पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो वो रेजोनेंस कहलाता है। तो ये जो रेजोनेंस कैरेक्टर होता है तो उसके दौरान क्या होता है, आप जानते हैं कि ये यहाँ जाएगा, फिर ये क्या होता है, यहाँ पहुँच जाता है। इस तरह से आप रेजोनेंस कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड जो है इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, और जो डबल बॉन्ड है उसमें भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो कुल मिलाकर के क्या होगा कि जो ये बीच वाला बॉन्ड है, तो जो रेजोनेंस जहाँ पे होता है तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट कैरेक्टर आएगा, तो उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सिंगल बॉन्ड से कम और डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगा। समझ गए? क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है और डबल बॉन्ड में क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट हो जाएगी। तो ये क्या है, इसका जो है बॉन्ड लेंथ जो है अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड से ज्यादा, मतलब फर्स्ट से ज्यादा और थर्ड से कम होगा। तो जो इसकी जो पोजीशन है, ऑप्शन जो फोर्थ है उसकी जो पोजीशन है वो सेकंड होनी चाहिए ऑप्शन में। तो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हुआ राइट आंसर, जो कि हमारी टीम ने बीएचयू वर्ल्ड ने दिया है, और जो बीएचयू का जो आंसर है वो थर्ड है। तो ये क्वेश्चन जो है आप चैलेंज कर सकते हैं, बीएचयू ने इसका आंसर गलत दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, कैरंकल इज फाउंड इन द सीड ऑफ। ठीक है, किसके बीज में कैरंकल पाए जाते हैं? ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सीधा सीधा फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है जो आपको याद करना होता है। कैरंकल आप जानते हैं किस चीज़ में हेल्प करता है? वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जब सीड जो है जर्मिनेट होते हैं तो माइक्रोपाइल के पास जो है इंट्यूबमेंट का एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो है निकला होता है, उसी को कैरंकल कहते हैं। वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और सीड को जर्मिनेट होने में हेल्प करता है। तो इसमें जो आंसर है वो क्या जाना चाहिए? कैस्टर में ये पाया जाता है। लेकिन बीएचयू ने जो आंसर दिया है वो गेहूं दिया है, वीट दिया है, जबकि आंसर क्या होगा? कैस्टर। तो इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सिलोम इज द बॉडी कैविटी बिटवीन, है ना, सिलोम पूछा गया कि सिलोम इज द बॉडी, सिलोम के बारे में आपसे डेफिनेशन, कुल मिला के आपको सिलोम की डेफिनेशन पूछी गई है, बाकायदा एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल और जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल और जो हमारा बॉडी वॉल होता है उसके बीच के स्पेस को सिलोम बोलते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। जैसे कि देखिए ये हमारा हो गया एक, ये देखिए हम एपिडर्मिस मेसोडर्मिस सब बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, हाँ ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ये एक्टोडर्मिस हो जाएगा, फिर बीच में मेसोडर्मिस और फिर एंडोडर्मिस। तो होता क्या है, देखिए आप जानते हैं स्यूडोसिलोमेट वगैरह जो होता है, तो उसमें क्या होता है, ये जो अगर हम एसिलोमेट की बात करते हैं तो ये पूरा क्या होता है, भरा हुआ होता है। एसिलोमेट की बात करें तो ये पूरा जो होगा भरा हुआ होगा, इसमें कहीं पे भी कोई, तो इस तरह से भरा हुआ होता है कंप्लीट, में पूरा अभी से डार्क नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस तरह से होता है, तो हम उसे एसिलोमेट बोलते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे अगर ये कुछ इस तरह से होता है, वहीं पे अगर ये कुछ इस तरह से होगा तो हम इसे स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं, ठीक है। और अगर एक जो है, अगर देखिए अगर ये पूरी तरह से एक और लेयर डेवलप हो जाती है तो उसे हम तो फिर क्या बोलते हैं, सिलोमेट बोलते हैं। तो सिलोम जो है बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा हो गया एलिमेंट्री कैनाल और ये हो गया बॉडी वॉल, तो इसके बीच में जो आप जो स्पेस देख रहे हैं, जो कैविटी देख रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। तो सिलोम का जो सही आंसर है वो क्या जाएगा, इंटेस्टाइनल कैनाल एंड बॉडी वॉल लाइन बाय पेरिटोनियम। तो ये जो है इसका फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। जबकि बीएचयू ने इसका आंसर क्या दिया है कि मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म के बीच का भाग बोला है इसने। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट, और जो सिलोम है उसकी भी डेफिनेशन बता दी। ये एनसीईआरटी की सीधा डेफिनेशन है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना हमारा, फ्लैटेंड, फ्लेसी, वर्टिकल, सबको बस बारी बारी से पढ़िएगा, ठीक है। फ्लैटेंड, फ्लेसी, वर्टिकल फ्लैप लाइक आउटग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल, बॉडी वॉल का आउटग्रोथ कह रहा है ऑन लेटरल साइड ऑफ ट्रंक सेगमेंट्स इन नैंथीज आर कॉल्ड एज, ठीक है। नैंथीज क्या होता है, नेरिज को बोलते हैं। नेरिज आप जानते हैं किस, नेरिज जो होता है ये एनेलिडा फाइलम का है। तो उसमें जो ये पूछा है हमसे कि उसमें नैंथीज के पास पक्ष में पाए जाने वाले चपटे मांसल ऊर्ध्वाधर फ्लैप को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको पैरापोडिया बोलते हैं। फैक्ट है, अब इसमें क्या बताऊं, उसको बोला जाता है पैरापोडिया, तो बोला जाता है, इन्होंने प्रोस्टोमिया दिखाया है, ठीक है, जबकि प्रोस्टोमिया नहीं है इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। इसमें बीएचयू जो फोर्थ ऑप्शन दिया है और बीएचयू वर्ल्ड जो है थर्ड ऑप्शन दिया, जो कि राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज बेस्ट सीन इन, ठीक है, प्रतिगामी मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। प्रतिगामी मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि कोई चीज डेवलप करने के बजाय पीछे जा रही है, ठीक है। जैसे कि अब देखिए इसमें जो है, अब मैं सीधा आपके आंसर्स पे चलता हूँ। यूरोकॉर्डेट्स में ये पाया जाता है, यूरोकॉर्डेट्स में भी हर्डमानिया में ये बेस्ट देखने को मिलता है। तो यूरोकॉर्डेट्स के हर्डमानिया में अगर आप देखेंगे तो उसके लार्वा में जो कैरेक्टर आते हैं, ठीक है, तो जो उसके लार्वा में क्या आना चाहिए, क्योंकि यूरोकॉर्डेट क्या है, कॉर्डेटा समूह का है, तो उसमें क्या आना चाहिए कि कॉर्डेट्स के कैरेक्टर जो है आने चाहिए। लेकिन उसका वो क्या हो जाता है, जैसे ही लार्वा से एडल्ट में चेंज होता है तो किसके कैरेक्टर आने लगते हैं, नॉन कॉर्डेट्स के। तो उल्टा डेवलपमेंट की वजह क्या हो रहा है, वो बैक साइड में जा रहा है, डेवलप नहीं आपको, तो उसे क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट अपोजिट साइड में जा रहा है, ठीक है। आगे उसे चाहिए कि वो तो डेवलपमेंट दिखाए। तो इसमें जो आंसर है इसका क्या होगा, यूरोकॉर्डेट्स। जबकि बीएचयू ने क्या आंसर दिया, बाइपिनेरिया लार्वा। बाइपिनेरिया लार्वा में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, यूरोकॉर्डेटा के हर्डमानिया में ऐसा देखने को मिलता है। इसीलिए इसका आंसर क्या जाना चाहिए, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का की फोर्थ ऑप्शन जाना चाहिए। इसे आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूमेटिक बोन्स यूनिसिनेट प्रोसेस ऑफ थोरेसिक रिब्स, फॉर्मेशन ऑफ पाइगोस्टाइल expanded sternum with large mid ventral ridge are
एडेप्टेशन 4। ये एडेप्टेशन कुल मिलाकर आपसे पूछ रहा है कि ये सारे कैरेक्टर जो हैं ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर मैं बता दूं कि थोरेसिक जो स्टर्नम है उसका चौड़ा होना, या फिर न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स क्या होता है? जिस बोन्स में एयर सैक्स होते हैं, ठीक है, उसमें हवा भरी हुई होती है। तो ये सारे कैरेक्टर जो हैं किस चीज़ में होते हैं? सारे बर्ड्स के कैरेक्टर हैं। अब बर्ड्स में ये पूछ रहा है कि बर्ड्स में किस काम आते हैं, मतलब किस लिए भगवान ने अगर उनके में अगर ये सारी चीज़ें बनाई है तो ऐसा किस लिए हुआ, उसकी किस चीज़ की खासियत के लिए हुआ है? तो ऐसा हुआ है किसके लिए? उनके उड़ने के लिए, फ्लाइट के लिए। क्योंकि अगर बोन्स में अगर वायु भरी होगी, एयर भरा होगा, तो वो ईजिली हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए उनका स्टर्नम भी जो होता है वो चौड़ा होता है। तो ये जो आंसर दिया है बीएचयू ने, ये पर्चिंग दिया है। पर्चिंग इसका आंसर नहीं होगा। पर्चिंग में ऐसा कोई हेल्प नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें, ये फ्लाइट के लिए ही बनाई गई हैं ताकि वो पक्षियाँ जो है उड़ सकें। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 है। इसे आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स टेकिंग प्लेस टुगेदर इज कैलकुलेटेड बाय। एक साथ 2 या अधिक स्वतंत्र घटनाओं की संभावना की जाती है। तो आप सीधा सीधा जानते हैं मैथमेटिक्स है छोटा सा, क्योंकि जब भी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना होगा एक साथ 2 या अधिक स्वतंत्र घटनाओं की, तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ना कि ऐड करना पड़ता है। बीएचयू ने इसे कब बताया है कि उन्हें हम ऐड करेंगे, जबकि सही आंसर होगा क्या? कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म having a particular genotype that express the expected phenotype is termed as। ठीक है, तो विशेष प्रकार के जीनोटाइप वाले लोगों का प्रतिशत, मतलब विशेष प्रकार के जीनोटाइप जिनके जीन्स में क्या है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो अपेक्षित फिनोटाइप को व्यक्त करते हैं। लेकिन वो फिनोटाइप मतलब वो बाहर, फिनोटाइप और जीनोटाइप में आपको शायद अंतर पता होगा। फिनोटाइप क्या है? बाहर से भी दिख जाएगा। अगर कोई लंबा है तो वो बाहर से भी लंबा दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो तो उसका ऐसा जीनोटाइप जो उसके फिनोटाइप में भी दिख रहा हो, तो उसकी पूछा है कि इस चीज़ को हम क्या कहते हैं। इसका बीएचयू ने आंसर दिया है एक्सप्रेसिविटी, जबकि इसका आंसर क्या होगा? पेनिट्रेंस होगा, ठीक है। इसका मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूं, देखिए, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ जीनोटाइप्स दैट एक्चुअली शो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप्स इज कॉल्ड पेनिट्रेंस, ठीक है। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या है? पेनिट्रेंस है। तो इसको आप जो है, इसको जो आप है चैलेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स अचीविंग देयर रेस्पेक्टिव फेट्स बाय इंटरेक्टिंग विथ अदर सेल्स। अन्य कोशिकाओं के साथ संबंध बना करके अपनी पहचान बनाने वाले कोशिकाओं को कहते हैं, ठीक है। जो अन्य कोशिकाओं के साथ संबंध पहले बनाती है उसके बाद अपनी पहचान बनाती है, ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो बीएचयू ने इसका आंसर दिया है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जबकि ये गलत है, ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इसे कहा जाता है। इसके लिए भी मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो हमारे पास प्रूफ है इसमें देखिए आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैं पर्टिकुलरली आपको ये लाइन देखिए, सेकेंड मोड ऑफ कमिटमेंट इन्वॉल्व्स इंटररिएक्शन विथ नेबरिंग सेल्स इन दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन ईच सेल ओरिजिनली हैज द एबिलिटी टू बिकम मैनी डिफरेंट सेल टाइप्स। मतलब पहले तो क्या है, किसी अदर सेल के टच में आ रही है, ठीक है। पहले जैसे कि आप ये मान सकते हैं कि पहले आप किसी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पहले किसी पढ़ने लिखने वाले लड़के के संपर्क में आते हैं और उसको पढ़ता देख वापस से अब आप में अपनी एबिलिटी आ गई कि आप खुद से बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे हैं, खुद से आपने मेहनत करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। तो वही चीज़ है कि ये बताए each cell originally has the ability become many different cell types, ठीक है। However, the interaction of this cell with other cell restricts the fate of one or both of the participants. This mode of commitment is sometimes called conditional specification, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो बीएचयू ने इसका गलत आंसर दिया है, आप इसे चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपने चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? ए ट्रांजिशन इन विच ए पोलराइज्ड स्टेशनरी सेल विच नॉर्मली इंटरैक्ट विथ बेसल लैमिना becomes a migrating cell that can evade tissues and help form organs in new place is called as, ठीक है।
ये कह रहा है ऐसा पोलराइज्ड स्टेशनरी सेल जो बाद में क्या बन जा रहा है, माइग्रेटरी सेल बन जा रहा है। मतलब पहले स्थिर अवस्था में है लेकिन बाद में क्या हो जा रहा है, वो माइग्रेटरी हो जा रहा है। तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे? ठीक है, इसके दो ऑप्शन जो जिनमें कंफ्यूजन है बच्चों को थी, EMT और MET। ठीक है, तो BHU ने जो इसका आंसर दिया है वो क्या है, MET, और जबकि सही आंसर क्या होगा, EMT। अब मैं दोनों में आपको फर्क बताता हूं। EMT में क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स जो है वो ट्रांसफर हो जाती है मेसोथेलियल सेल्स में, और MET में मेसोथेलियल सेल्स जो होती हैं वो एपिथेलियल सेल्स में इसका ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो EMT सेल जो क्या होता है वो होती है एक स्टेशनरी सेल, जो कि EMT में हम जो एपिथेलियल सेल जब मेसोथेलियल सेल में कन्वर्ट होगी तो क्या होता है, ये एक पहले क्या रही है, स्टेशनरी सेल रही है, जो बाद में क्या हो गई है, माइग्रेटरी सेल हो गई है। जबकि MET ठीक इसका अपोजिट होता है, वो पहले तो क्या होता है, माइग्रेटरी होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो स्टेशनरी हो जाता है। तो जबकि लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्टेशनरी से माइग्रेटरी हो जाए, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, EMT। तो सही आंसर जो है BHU वर्ल्ड की तरफ से दिया गया है वो 1 है, जबकि BHU ने इसका जो आंसर दिया MET दिया है, तो इसे भी आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल सीट स्प्रेडिंग एज ए यूनिट टू इनक्लोज डीपर लेयर ऑफ द एम्ब्रायो इज टर्म्ड एज। ठीक है, ये एम्ब्रायोजेनेसिस का क्वेश्चन है। इसमें आपने कई सारे टर्म्स जो है नहीं पढ़े होंगे क्योंकि ये बुक के बाहर के हैं। मैं बता दूं आपको, कई सारे क्वेश्चंस इस बार BHU ने ऐसे पूछे हैं जो 12th लेवल के है ही नहीं, क्योंकि आप एक ग्रेजुएशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर जो है मेनली 12th बेस्ड पूछा जाता है, आपके बेसिक नॉलेज के बेस। लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशंस के क्वेश्चन हैं और जिन्हें मास्टर्स के एंट्रेंस के लिए पूछा जाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, आपसे पूछ लिया तो आप जैसे ही सारे थे वहाँ, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ग्रेजुएशन का कोई बच्चा आपके साथ बैठा था, तो कोई बात नहीं है, जो पूछ लिया तो पूछ लिया। आप देखिए इसका आंसर, देखिए इसका जो आंसर है BHU ने दिया है इन्ग्रेशन, तो इन्ग्रेशन इसका गलत आंसर है। इसका सही आंसर होगा एपिबोली। ये जो प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एपिथेलियल सीट मूव करके क्या होता है, एम्ब्रायो के लेयर को क्या होता है, बंद कर लेता है, इनक्लोज कर लेता है, उसको क्या कहते हैं, एपिबोली कहते हैं। इसका भी प्रूफ है हमारे पास में, इसका भी मैं आपको प्रूफ बताता हूं। ये देखिए, इसमें सीधा सीधा हम एपिबोली पे ही आते हैं, जो हमारा जो आंसर है उस पे आते हैं। देखिए सीधा सीधा आप पढ़िए, आपको सीधा आपका क्वेश्चन से मिल जाएगा आपको यहाँ पे, द मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल सीट्स ऑफ यूजुअली ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स। जो इसमें एपिथेलियल सीट्स होती हैं उसमें मेनली हम किसकी बात करते हैं, एक्टोडर्मल सेल्स की बात करते हैं, दैट स्प्रेड एज ए यूनिट टू इनक्लोज द डीपर लेयर्स ऑफ द एम्ब्रायो। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था एक्चुअल हमें वही मिल गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या है, एपिबोली है। ठीक है, तो अब हम आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, आपको सही आंसर पता चल चुका है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है, ए लिविंग फॉसिल इज। देखिए कई क्वेश्चन तो मैं सही कह रहा हूँ, ऐसे BHU ने गलत आंसर दिए हैं जो कि नींद में भी नहीं देना चाहिए था। नींद में भी अगर आंसर की बनाते तो सही बनाना चाहिए था कम से कम, लेकिन कई क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही गलत दिए हैं। तो ये देखिए लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल क्या होता है, लिविंग मतलब जिंदा, ठीक है, और फॉसिल तो आप जानते हैं, फॉसिल क्या होता है, जो चीज़ें जैसे थी वैसे ही रह गई। जैसे डायनासोर एकदम से मान लीजिए उल्का पिंड गिरे और डायनासोर मरे, तो उनके जो जीवाश्म थे उसी अवस्था में दब के रह गए और आज तक उसी अवस्था में है। तो फॉसिल वो होता है जो आपको उसी स्टेज में मिले, उसमें आगे कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। तो लिविंग फॉसिल मतलब क्या होगा, जो जिंदा है लेकिन उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सीधा सीधा इसका अर्थ पता चलता है, नाम से ही आप क्लियर कर सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी गलती कर दी है। इन्होंने आंसर दिया है एन ऑर्गेनिज्म विच जस्ट डाइड, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अभी अभी मरा है। ठीक है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। जो लिविंग फॉसिल होता है वो होता है जो जिंदा है पर उनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्लूरा फॉर्म डबल मेम्ब्रेन सैकविच। ठीक है, प्लूरा फॉर्म डबल मेम्ब्रेन सैकविच, जो प्लूरा है उसके बारे में पूछ रहा है कि वो डबल मेम्ब्रेन सैक जो है वो किसको इन्वॉल्व करता है। तो इसका जो सही आंसर होता है आप जानते हैं कि लंग्स होता है। एनसीईआरटी में बाकायदा लिखा भी है, प्लूरल कैविटी जो लंग्स होता है हमारे, उसको दो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है उसे ढक करके रखती है, जिसे हम प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो कैविटी होती है उसे हम प्लूरल कैविटी भी कहते हैं। तो प्लूरल जो शब्द है वो हमेशा लंग्स के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो इन्वॉल्व्स लंग्स होगा। फेफड़ों को ढकने के लिए प्लूरा मेम्ब्रेन का यूज होता है, जबकि इसका BHU ने जो आंसर दिया है वो किडनीज के लिए दिया है, जो कि गलत आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं।
ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज। ये देखिए जो 5वीं 6ठी क्लास में जब पढ़ाया जाता है ना, तो वो बच्चा भी जानता है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा था, बहुत कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्योंकि आंसर गलत दिया है बीएचयू ने, तो इसलिए हमें डिस्कस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम लोग समझ ही रहे होंगे कि ये आंसर गलत दिया गया है। इसका आंसर जो है बीएचयू ने ब्रोंकियोल्स दिया है, जबकि ये कंडक्शन जोन होता है, ये एक्सचेंज जोन नहीं होता। एक्सचेंज जोन क्या होता है, वो एल्वेलाई होता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इसको आप चैलेंज करिए। इसका बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ ए मैन फ्रॉम सी कोस्ट गोज टू एवरेस्ट पीक हिज। ठीक है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो कि समुद्र तल पे है, अगर वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है तो क्या होगा, उसकी बॉडी में क्या चेंजिंग आएंगी। तो देखिए, जब भी आप जानते हैं कि जब आप माउंटेन की पीक पे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि आप कम सांस लेना स्टार्ट कर देंगे और तब जीवित रह पाएंगे। सांस तो आपको उतनी लेनी ही पड़ेगी जितनी कि बॉडी को, अगर 20 ml ऑक्सीजन की एक बार में जरूरत है तो वो 20 ml आपको प्रोवाइड करना ही होगा बॉडी को। तो उसके लिए क्या होता है कि जब आप पहाड़ों की चोटियों पे पहुंचते हैं जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो। उसके बाद हमारे सांस की गति जो है वो बढ़ जाती है ताकि हम ज़्यादा से, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है तो एक बार में अगर आप कम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं तो जितनी ज़्यादा आपकी सांसों की गति जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप उतना सफिशिएंट अमाउंट में फिर ले पाएंगे। तो अगर हम मान लीजिए नॉर्मल 1 मिनट में 12 बार अगर हम ब्रीथ करते हैं तो वहाँ पे पहुँचेंगे तो 16 बार करने लग जाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो ये नॉर्मली एक फिनोमिना है जो कि लगभग सभी लोग को पता भी होता है कि बढ़ जाता है। आप लोगों में से कईयों ने गौर भी किया होगा, जो पहाड़ों पे गए होंगे कभी घूमने तो उन्हें ये चीज़ अनुभव भी किया होगा। तो इसका जो बीएचयू ने आंसर दिया है बहुत ही गलत तरीका का आंसर है। तो इन्होंने दिया है कि डिक्रीज कर जाएगा और ये एक गलत आंसर है। ठीक है, जो दोनों चाहे ब्रीदिंग रेट हो चाहे हार्ट बीट हो दोनों बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सही 3rd होगा। आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म बाई लेयर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है वो बाई लेयर व्हेन वाटर इज अवेलेबल ऑन बोथ साइड ड्यू टू। कह रहा है जो फॉस्फोलिपिड जो है वो बाई लेयर बना लेती है। जैसे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसमें फॉस्फोलिपिड जो क्या है वो बाई लेयर बना लेगी। ठीक है, इसके आप जानते हैं फॉस्फोलिपिड के 2 साइड होते हैं, एक उसका हेड होता है एक उसका टेल होता है। तो बाई लेयर ऐसे बना लेती है वो, इसी की वो बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है। ये टेल जो होता है, ये टेल होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और जो हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, जो जल से डरता हो, हाइड्रो से डरता हो। और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, जो जल से प्यार करता हो। तो बोथ साइड में वाटर है, यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, लेकिन बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें तो आप जानते हैं क्या होता है, लिपिड होता है। इसीलिए जो लिपिड में सॉल्युबल कंपाउंड्स या होते हैं वो इजीली जो है मेम्ब्रेन से ट्रांसफर हो जाते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स नहीं हो पाते हैं, उनके लिए कैरियर की जरूरत पड़ती है। तो बीच में लिपिड होता है, तो लिपिड तो वाटर से कौन दूर होना चाहता है, जो टेल है वो वाटर से दूर रहना चाहता है। तो वो देखिए जो दोनों के, ये देखिए जो बाई लेयर है उसमें देखिए जो टेल पोर्शन है वो क्या है, वाटर से दूर है और लिपिड की तरफ है। और हेड पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जल स्नेही, मतलब उसे वाटर से प्यार है तो वो वाटर की तरफ रहेगा। तो हेड जो है वाटर की तरफ रहता है और टेल जो है वाटर से दूर रहता है। इसी बाई लेयर को पूछा है कि ये जो बाई लेयर बन रहा है इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन होता है इसका एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक समझ गए ना, 2 चीजें, उसका 2 पोर्शन है, एक हेड है एक टेल है, एक हाइड्रोफोबिक है एक हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक 2 पार्ट हैं, इसी कारण इसे एम्फोटेरिक बोलते हैं। ठीक है, एम्फीटेरिक तो एम्पीपैथिक नेचर के कारण इसका जो है ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं। और इन्होंने क्या आंसर दिया है, प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन इट्स टेल। ठीक है, तो ये इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। इसके हेड और टेल दोनों का रोल है इसमें, इस कारण जो है इसके एम्पीपैथिक नेचर कारण ऐसा ही मिलता है। तो ये जो आंसर है 3rd ये गलत है और सही आंसर इसका 1st होगा इस सेट के हिसाब से। तो आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोजोम, ठीक है, लार्जेस्ट क्रोमोजोम कौन सा है। इसमें भी मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका बीएचयू ने जो आंसर दिया है उसमें तो मतलब मुझे एक पल के लिए लगा कि जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा कि इसमें अगर डिस्प्यूट आ रहा है तो शायद थर्ड और फोर्थ के बीच में आ रहा होगा, इसी कारण इसमें बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा सवाल कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन बीएचयू ने जो आंसर दिया उसका तो कोई लेना देना ही नहीं था, मतलब जहाँ कन्फ्यूजन है उससे कोई लेना देना ही नहीं। जिसको सबसे पहले बच्चों ने काटा होगा सबसे पहले उसने वही आंसर लगा दिया है, तो उसने आंसर दे दिया सैटेलाइट क्रोमोजोम। इसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट क्रोमोजोम की, तो अगर सिर्फ हम ह्यूमन की बात करें, ठीक है, सिर्फ हम ह्यूमन की बात करें तो क्रोमोजोम नंबर 1 जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। लेकिन अगर हम मैमल्स वगैरह की बात करते हैं तो मैमल्स की बात करते हैं तो पॉलीटीन जो होता है वो लार्जेस्ट क्रोमोजोम होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है तो इसे जाइंट क्रोमोजोम भी बोलते हैं, साइज काफ़ी बड़ा होता है इसका तो। लेकिन ओवरऑल बात करें तो लैम्ब्रस क्रोमोजोम जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये लैम्ब्रस क्रोमोजोम जो है एम्फीबिया में पाया जाता है और बाकी मैमेलिया वगैरह में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो मैमेलिया में नहीं पाया जाता है, तो इस कारण जो है इसका आंसर लैम्ब्रस जाएगा। तो अब आप तीनों चीज़ समझ लीजिए कब इसका आंसर क्या जाना चाहिए था। अगर मैमल्स की बात करता तो क्रोमोजोम नंबर 1 आंसर होता, अगर ये ह्यूमन की बात करता तो क्रोमोजोम नंबर 1 जो है आंसर जाता, अगर मैमल्स की बात करता या बर्ड्स की बात करता, कुछ भी बात करता तो हम पॉलिटीन बोलते। लेकिन इसने कुछ नहीं बोला, तो हम ओवरऑल लेके चलेंगे। तो ओवरऑल क्या होता है, लैम्प्रस जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, तो इसका आंसर क्या है, थर्ड सही होगा। और फर्स्ट जो है ये तो किसी भी कीमत पे आंसर नहीं हो सकता, तो आप इसे भी चैलेंज करिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप में से ज़्यादातर इसको पता ही होगा कि इसका आंसर गलत दिया गया है। द मेन प्रोड्यूसर्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, एनसीईआरटी में बाकायदा ये दिया गया है। तो इसमें इन्होंने जो दिया है ये डेट्रीवोर्स दिया है, डेट्रीवोर्स इसका आंसर कभी नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए तो सरफेस जरूरी है, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें तो मैं ही क्या बताऊं आपको। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड सही होगा, जो कि बीएचयू वर्ल्ड के द्वारा दिया गया है। आप इसे भी चैलेंज करिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, द टोटल आउटपुट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन रेस्पायरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान देना, इसमें अंडरलाइन क्या करना है, इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग वर्ड को है हमें अंडरलाइन करना है, इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन रेस्पायरेशन, ठीक है। तो आप जानते हैं जो प्लांट्स जो होते हैं जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें जो भी उसका जो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, उसका 90% वो खुद के लिए यूज कर लेते हैं, 10% ही वो नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र करते हैं। आप, ठीक है, लिंडमान का रूल आपने पढ़ा ही होगा, तो 10% ही अगले नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र होता है, 90% खुद के लिए यूज हो जाता है। तो जो 10% जो नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। आर क्या है, रेस्पायरेशन जो प्लांट्स ने अपने लिए खर्च कर दिया, ठीक है। आप भी कोई काम करेंगे कहीं से, अगर कुछ भी आप खरीद के लाते हैं, जो भी लाते हैं, तो पहले आप अपने लिए बचाते हैं, उसके बाद आप दूसरों को देते हैं। तो वो भी प्लांट्स भी वही करती है, पहले अपने लिए खर्च करती है, उसके बाद आगे ट्रांसफर करती है। तो प्लांट्स जो नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर करती है उसे एनपीपी बोला जाता है। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि द टोटल, वैसे तो अगर ये इंक्लूडिंग शब्द नहीं होता कि रेस्पायरेशन को इंक्लूड नहीं करता तो इसका आंसर क्या जाता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसका आंसर जाता। पर क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि टोटल आउटपुट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर, उसने हमसे कह लिया है कि मान लीजिए कि आप जो रेस्पायरेशन में जो खर्च हो रहा है उसे भी इंक्लूड कर लेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे आप देखिए, आप खुद ही इस फॉर्मूले को अगर आप लेकर के आइए, ठीक है, जीपीपी, तो अब इस तरफ लाइए तो क्या हो जाएगा, एनपीपी, वही आपको कह रहा है, इंक्लूडिंग करने के लिए कह रहा है। इंक्लूड मतलब जोड़ना, जोड़ दिया हमने। एनपीपी में अगर हम रेस्पायरेशन में खर्च हुए ऑर्गेनिक मैटर को जोड़ दें तो क्या बनता है, जीपीपी। तो इसका सही आंसर क्या है, जीपीपी जाएगा। पर इसमें मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो है ये बीएससी बायोलॉजी में भी आया है और बीएससी एजी में भी आया है। अगर आप में से किसी ने भी दोनों एग्जाम दिए हैं तो उन्हें पता है कि ये दोनों जगह रिपीट हुए हैं। और उनका सुनिए कि उन्होंने जो आंसर्स दिए हैं
तो एग्रीकल्चर में जो आंसर दिया गया है वो तो सही दिया गया है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वहां उन्होंने सही आंसर दिया है। जबकि बीएससी बायो में उन्होंने खुद थर्ड ऑप्शन दिया है। तो उनके ही दो अलग अलग एग्जाम में सेम क्वेश्चन का उन्होंने ही अलग अलग आंसर दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे जो है इसमें इन्होंने कितने बड़े लेवल पे इन्होंने इसमें कि लापरवाही की है। तो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब क्वेश्चन रिपीट हो रहे कम से कम आंसर्स आप सेम तो रखते, भले गलत रखते, लेकिन हुई है। तो अब देखिए, अब इसका जो आंसर है वो सेकंड सही है। एग्रीकल्चर में इसका सही आंसर दिया गया, लेकिन बीएससी बायोलॉजी में गलत है। तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यही है जिस पे डिस्प्यूट है। इन मोस्ट बर्ड्स आफ्टर हैचिंग द यंग वंस नॉर्मली बिगिन टू फॉलो देयर मदर, दिस बिहेवियर इज नोन एज। जो चूजे जो पैदा होते हैं पक्षियों के, तो क्या होता है देखेंगे तो जिधर जिधर उनकी मदर जो है चल रही होती है उधर वो लाइन बना करके उसके पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, उन्हें कोई सिखाया नहीं जाता। आपको तो सिखाया जाता है कभी भी कि सड़क पे ऐसे चलना चाहिए, हर चीज़ आपको सिखाई जाती है। और उन्हें क्या है, कुछ उन्हें सिखाया नहीं जाता। वो जन्म लेते ही जैसे उसकी मदर बिहेव कर रही होती है वैसे वैसे ही वो भी बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा किस कारण होता है ये पूछा है। तो इस चीज़ को, इस फिनोमिना को जो है इम्प्रिंटिंग बोला जाता है। लेकिन बीएचयू ने क्या दिया इसका, पेरेंटल केयर। इसमें भी इंटरेस्टिंग है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये भी क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर में आया हुआ है। एग्रीकल्चर में रिपीट, एग्रीकल्चर में भी इसी साल जब एग्जाम हुआ है तो सेम क्वेश्चन आया है। और उस दौरान जो है इसका आंसर दिया गया है रिफ्लेक्स बिहेवियर। ठीक है, आंसर वहाँ पे भी गलत है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम में कुछ और आंसर और दूसरे एग्जाम में कुछ और आंसर दिया गया है। तो दोनों जगह ही ये आंसर उनके गलत हैं। चाहे बीएससी बायो में बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर में बात करें, दोनों जगह आंसर उनके गलत हैं। सही आंसर इम्प्रिंटिंग होगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन थे हमारे वो मैंने सारे आपसे डिस्कस कर लिए हैं। जितने भी डिस्प्यूट थे आपको बता दिए हैं। इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन जो हैं जिनके ऊपर आपको चैलेंज करना है आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही आपके लिए कंटेंट था। अब इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।